Hello everyone. So today we will cover these illustration 16th and 17th. In this illustration you are supposed to pass journal entry. आपको only journal entries pass करनी है, ठीक है. Achal and Vichal were partner in a firm sharing profit in the ratio 3:5. कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है. क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये आउटसाइड लाइबिलिटी है. कैपिटल अकाउंट का काम है. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर और कैश एट बैंक ये तीनों एसेट है. ये भी एसेट है बट इसके लिए अलग से अकाउंट होता है, कैश अकाउंट, वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा. The firm was dissolved on 1st April 2018 and the assets and liability was settled as follow. Land and building realized 4,30,000, debtor realized 2,25,000 with interest and 1,000 was recovered for bad debt return of last year. 2,25,000 तो हमें डेटर्स मिल गए, वैसे थे 222 बट 225 मिल गए विद इंटरेस्ट और 1,000 और मिल गए, यानी टोटल कितना रिकवर हुआ 2,26,000 रुपीज़. There was an unrecorded investment which was sold for 25,000 rupees. एक unrecorded investment थी जो 25,000 में सेल हो गई. Vichal took over machinery at 2,80,000 for cash. विचल ने मशीनरी ले ली, ठीक है, for cash. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो विचल ने जो मशीन ली है वो कैश के बदले लिया है. इट मीन्स कि विचल ने कैश पे किया है फर्म को. जब विचल ने कैश दे दिया तो क्या विचल की कैपिटल कम की जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर वो कैश नहीं देता है पार्टनर तब पार्टनर की कैपिटल कम करते हैं. बट यहाँ क्लियरली मेंशन है विचल ने कैश पेमेंट दी है, इसलिए विचल की कैपिटल कम नहीं होगी. 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 लेस. 50% ऑफ द क्रेडिटर, जो क्रेडिटर के 50% थे उनको 4,000 कम दिए एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट. अल्टीमेटली देखा जाए तो जितने भी क्रेडिटर्स है उसमें से 4,000 माइनस कर दे, बाकी सारी पेमेंट की ही है ना. तो ये घुमा कर बात की हुई है कि पहले बच्चे क्रेडिटर्स का 50% निकालें, 1,79,000 का हाफ करें, फिर उसमें से 4,000 लेस करें, फिर जो बच्चे हुए उनकी पूरी पेमेंट करें. तो बात तो इतनी सी है ना कि इसमें से 4,000 माइनस कर दो, 1,75,000 पे किए, राइट. किसी भी तरीके से निकालो, जब हमेशा दिमाग लगाना है कि जितना शॉर्टकट से आंसर निकल पाए उतना बेटर है. यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया, बट इस क्वेश्चन में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका बैलेंस निकालना इजी टास्क नहीं है. आपको कंप्लीट फिगर्स का बैलेंस करना होता है तो कुछ मिस आउट ना हो जाए, इसलिए फॉर सेफ्टी रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना लिया जाता है, चाहे क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने को कहा हो, ठीक है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री हमने सीखी थी. फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले काम होता है सारी एसेट्स को किस में ट्रांसफ़र करना? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू एसेट्स. कौन कौन सी एसेट्स हैं? लैंड एंड बिल्डिंग. सारी एसेट्स ट्रांसफ़र होंगी किसको छोड़कर? टू मशीनरी एंड टू डेटर्स. तो सारी अमाउंट मेंशन कर देते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख की, 3 लाख की मशीनरी एंड 2,22,000 के डेटर्स. तो टोटल कितना हो जाएगा? 9,22,000. यहाँ लिख देंगे नरेशन कि सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. सेकेंड टास्क होता है अब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र करना है? जनरल में. क्रेडिटर्स है एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है. 1,79,000 और नेक्स्ट टर्म है 21,000. टोटल हो जाएगा
2 लाख रुपीज़। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होती है, अब ये देखना है कि इस एसेट से कितना मनी रिकवर हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा हो कि लैंड और बिल्डिंग से 4,30,000 मिले, डेटर से 2,25,000 विद इंटरेस्ट और 1,000 बैड डेट वाले मिले, यानी कि डेटर से टोटल कितना मिला 2,26,000 और एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी उससे 25,000। ये आप पे डिपेंड करता है, ये दोनों एक में कर दो, इसे अलग कर दो, या तीनों को कंबाइन करनी वो भी कर सकते हैं। तो थर्ड एंट्री में हम लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जो मनी मिला 2 किसकी वजह से मिला, यहाँ पे मेंशन था डेटर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ क्या लिखो 2 डेटर्स, नहीं, अब हम डेटर टर्म यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डेटर्स तो सब कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, रियलाइजेशन में, तो इसलिए 2 में क्या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। एक साथ अमाउंट लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसमें अमाउंट मिक्स कर रहे हैं, बैड डेट की भी कर सकते हो मिक्स करनी हो तो कोई इशू नहीं है, बट हमारे यहाँ बुक में अभी 2 ही क्यों है, सो इट्स अप टू यू कैसे मिक्स करना है। 2 यहाँ पर कौन सी थी, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग जो 4 लैंड एंड बिल्डिंग जो 4,30,000 की मिली, और सेकंड थी डेटर्स की जिससे 2,25,000 मिली। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई 6,55,000। यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे 6,55,000 6,55,000। ठीक है, अब नेक्स्ट बैड डेट मिले हैं, तो बैड डेट की भी सेम एंट्री। देखो बैड डेट कभी हुए थे, अब वो आपका एक तरह का लॉस जो है सडनली रिकवर हो गया, इस रीज़न की वजह से इस एंट्री को अलग किया गया है। अदरवाइज अगर आप इसमें भी कर दोगे अमाउंट साथ में जोड़ के तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। तो ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने के बैड डेट्स रिकवर हुए हैं 1,000 रुपीज़ के, तो 1,000 की एंट्री यहाँ हो जाएगी। उससे नेक्स्ट है, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जो 25,000 की सेल हुई है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड को ऊपर तो रिकॉर्ड किया नहीं, सडन बेनिफिट हुआ है। ये भी ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट, कितनी की 25,000 की सेल हुई है तो 25,000 मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही एक पेज पे जर्नल का रूल तो याद होगा, एक पेज पे जैसे ही ख़त्म हुआ यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है और CF लिखना है, दैट इज़ द अमाउंट क्रेडिट फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज पे क्या आ जाएगा BF, दैट इज़ ब्रॉड फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, विचल टुक ओवर मशीनरी एट 2,80,000 फॉर कैश, कैश में लेकर गए ना विचल, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें विचल की कैपिटल कम नहीं होगी, बैंक बढ़ेगा, जैसे बाकी केसेस में होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और 2 में रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मान लो किसी और को एसेट दी होती और वो भी पैसे देकर जाते तब भी यही एंट्री होती, तो विचल के केस में भी यही होगा, और विचल ने कितने दिए 2,80,000, तो 2,80,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड, 40,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट। तो इट्स अप टू यू, इसकी पहले दो हिस्से कर लो, 50 एक 50 एक, फिर एक 50 में से 4 माइनस कर दो, फिर बाद में दोनों का टोटल कर दो, या जैसे मैंने शॉर्टकट बताया जब 4,000 अमाउंट ही गई है तो सीधा 179 में से 4 माइनस कर दो, कितने बचे 1,75,000। क्रेडिटर्स की वजह से बैंक क्या हुआ है कम, तो 2 बैंक अकाउंट पे किया ना, और क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, नो वी विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में, ठीक है, ये मोस्टली मिस्टेक होती है। तो अल्टीमेट पेमेंट 1,75,000 की। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में तो बताया था, अब यूँ नहीं है कि आप इसमें से और लाइबिलिटी नहीं देखोगे अपनी तरफ से, क्योंकि ये तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया है। अब आप पे ये कि बाकी लाइबिलिटीज़ अगर पड़ी है क्वेश्चन में तो उसे देखना, क्योंकि अगर एजम्पशन रहती है अगर कोई लाइबिलिटी है बिजनेस में उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो ये कंसीडर किया जाता है वो पूरी की पूरी कैश में पे कर दी गई है। यहाँ पर कितनी है 21,000 की एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है, तो इट मीन्स वो पे कर दिए गए हैं। एंट्री सेम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो एंट्री सेम रहेगी, इसलिए नरेशन में कंप्लीट इन्फो डालना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ से आई है बात, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना था 21,000, यही एज्यूम किया जाएगा पूरा पे कर दिया।
सभी एंट्रीज इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी रियलाइजेशन अकाउंट में हो सकती थी वो सारी जर्नल एंट्री पास कर दी। अब करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालना है जिससे ये पता चले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, मैं सीधा बुक में ही दिखा रही हूँ आपको एक बार। देखो, जो हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, सबसे पहले सारी एसेट ट्रांसफ़र की थी, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की थी, फिर क्रेडिटर्स को पे किया, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे किया। इधर हमने लैंड एंड बिल्डिंग और एसेट से जो वैल्यू मेरी निकली, बैड डेब्ट रिकवर हुए, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, और विचल जो इन्वेस्टमेंट ले गया उससे बैंक बढ़ा। अगर विचल कैश नहीं दे के गया होता तो यहाँ था बाय विचल्स कैपिटल, बट वो पैसे दे गया है तो बाय बैंक। अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा है 43,000 का। ये बेनिफिट विचल और अचल में ट्रांसफ़र होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो एंट्री, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, बेनिफिट हुआ ना, हमें तो मेनली जर्नल एंट्री करनी है, तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो ये होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट में बेनिफिट हुआ था वो किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अचल और विचल की कैपिटल में। अचल और विचल की कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट था, कैपिटल अकाउंट, यहाँ वही बैलेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब उससे नेक्स्ट, अब एक कैपिटल्स जो अकाउंट होता है पार्टनर का वो ज़रूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि पार्टनर से देखना होता है कि फाइनली जो उनसे कैपिटल मंगवाई जाएगी उन्हें पे करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ रिजर्व तो था नहीं, पहले बैलेंस बीडी आ जाएगा, फिर जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा, बस जो बाद में बैलेंसिंग फिगर इधर बची इन दोनों का टोटल ये प्रॉफिट है, यानी कि ये कैपिटल का फाइनल अमाउंट है जो वो पार्टनर्स को पे कर दी गई। पार्टनर को कैपिटल की अमाउंट पे कर दी गई और उनकी कैपिटल बिजनेस से ख़त्म कर दी गई, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल ख़त्म की जा रही है, एक तरह से बिजनेस की लाइबिलिटी ही ख़त्म हो रही है। तो अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस इज़ हाउ यू विल डू द जर्नल एंट्रीज। एज आई टोल्ड यू कि 15th क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्री आपने खुद ट्राई करनी थी, अगर आपने ट्राई की है तो आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली वर्किंग नोट बना लिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th। In 17th illustration, Bora Singh and Ibrahim were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:3:1. On 2nd March 2015, their firm was dissolved and the assets were realized and the liabilities were paid off. Given below are the realization account, partners, capital account and bank account of the firm. The accountant of the firm left a few amounts unposted in their account. यहाँ क्वेश्चन में पूरा अकाउंट बनाकर दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते पेपर में क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट तो बना रखे हैं बट एक फिगर मिसिंग है, एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ जो फिगर मिस है ना, वो यहाँ पर आनी चाहिए रियलाइजेशन की लॉस की, वो अमाउंट जो लॉस पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और यहाँ वही अमाउंट है जो ये लॉस है वो यहाँ आ जाएगा। लॉस से पार्टनर की कैपिटल कम होगी, टू रियलाइजेशन लॉस आएगा, और लास्ट में क्या आता है, बैलेंस शीट ही नहीं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचा के नहीं रखना, उन्हें पे कर देना, तो यहाँ क्या आएगा बाकी के बैलेंस में टू बैंक अकाउंट। और लास्ट में बैंक अकाउंट भी बना के दे रखे, देखो इसमें लाइबिलिटी ट्रांसफ़र है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ट्रांसफ़र है, एसेट से जो वैल्यू है वो रियलाइज है। यहाँ पर 3 फिगर्स मिस है, यहाँ जो 2 मिस है वो है दोनों पार्टनर की कैपिटल जो दोनों को पे कर दी गई बाय तीनों या दोनों, ठीक है, डिपेंड्स की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तीनों ही होगा, तो यहाँ तीनों आ जाएंगे, बोरा, सिंह और इब्राहिम। और यहाँ क्या मिस है, यहाँ देखो जो ये एसेट्स की वैल्यू 55,200 निकली थी वो तो रिकॉर्ड कर दी, साथ में जो एक बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा मिला था, देखो अनरिकॉर्डेड एसेट से एक पैसा मिला था 6220, यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आएगा अनरिकॉर्डेड एसेट और कितनी अमाउंट 6,220, एंड आपकी ये दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। हाउएवर ये 2015 में एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, बट चांसेस कम रहते हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और थोड़ा सा एनालाइज करना आना चाहिए कि क्या कहाँ मिस है, क्यों मिस है, तो कहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। आज एज अ होमवर्क आपको 16th एंड 17th प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करना है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।